हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रिछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपनी सीरीज, जो कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट और केवीएस के एग्जाम को, केवीएस का जो एग्जाम आपका फरवरी से मार्च में जो आपका प्रस्तावित हुआ है, इसके लिए आपकी जो साइंस की सीरीज चलाई जा रही थी, यानी संपूर्ण तैयारी का जो हम लोगों ने एक मोटिव लिया था, जिसको हम लोगों ने एक कैरी किया है कि उसको हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करानी है आपके एग्जाम से पहले। तो संपूर्ण सुपर टेट की तैयारी और केवीएस एग्जाम की तैयारी आपको यूट्यूब के सिंगल प्लेटफॉर्म यानी गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, आपको इस तरीके का कंटेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर आपके कम समय में इतने सारे डाउट्स, इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो। तो देर किस बात की, जल्दी जुड़िए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में बताई गई एक एक बात को आपको अपने नोटबुक में आपको नोट करनी है, ताकि आने वाला जो केवीएस एग्जाम है, इस एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे विज्ञान की क्लास चल रही थी। विज्ञान में हमने आप लोगों को बता दिया था पोषण वाला चैप्टर जो चल रहा, मानव अंग तंत्र हमने पिछली वीडियो में बताए थे, उसी को क्रम में रखते हुए आगे जो बढ़ना है, हमें पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र सबसे पहले पोषण क्या कहलाता है? कोई भी जीव है, अगर जो भी सजीव है यानी जिसमें प्राण है, जो जीवित अवस्था में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जीवित रहने के लिए यानी सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनर्जी जहाँ मिलती है, एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। तो जो भोज्य पदार्थ मनुष्य के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, वही हम एनर्जी मिलने से जो हमारा शरीर जो हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, एक वही पूरा प्रोसेस जो होता है वो पोषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पोषण, मानव का जो पाचन तंत्र, पोषण कहाँ होगा? पाचन तंत्र, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, एक पूरा कंप्लीट एक सिस्टम बना हुआ है, जिसमें आपका जो आपने मुंह से जो आपने खाना खाना स्टार्ट किया, तो आपके एक्सर्शन यानी उत्सर्जन, उस खाने के उत्सर्जन तक की जो पूरी प्रोसेस होती है वो पोषण कहलाती है। और उसका जो जिस सिस्टम यानी जिस तंत्र से वो प्रोसेस होती है वो कहलाता है आपका पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है जैसे आप अपना काम खुद, आपको किसी और की जरूरत ना पड़े, यानी आप अपना भोजन खुद कंज्यूम कर सकते हो, वो कहलाता है स्वपोषण। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, सूर्य का प्रकाश लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जल के द्वारा वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। इसी के अपोजिट जो पौधों पे या फिर जीव जंतुओं पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। वो जो इस तरीके का पोषण करता है उसको परपोषण कहा जाता है। इसके बाद करते हैं मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में हमने आपको मुख्य का बता दिया था कि जो मानव का पाचन तंत्र है वो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि आपका जो खाना स्टार्ट होता है मुख से होता है, फिर आपका ग्रसनी के बाद ग्रासनली के बाद आपका आमाशय, फिर आमाशय के बाद चोटियां के बाद आती है बड़ी आंत के बाद आपका आता है मलाशय यानी गुदा द्वार। तो अब बात करते हैं कि हमें इसमें मुख के कितने पार्ट होते हैं। मुख आपको पता है कि मुख में आपके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपके मुख में क्या पाया जाता है? दांत पाए जाते हैं, जिह्वा यानी जीभ पाई जाती है, तालू पाए जाते हैं और कपूर पाए जाते हैं। ये एक सिस्टम आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं, ये तो सबको पता है कि मुख में दांत पाए जाते हैं, जीभ पता है। अब बताओ सर ये क्यों बता रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि दांत आपको पता है दांत पाए जाते हैं, लेकिन दांत कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया गया है। तो सबसे पहले जो हम दांत के बारे में पढ़ते हैं, दांत होते हैं, दांत 2 भागों से मिलकर बना होता है। कोई भी दांत, मनुष्य का जो दांत होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एनेमल कहा जाता है। अब ये एनेमल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, एनेमल क्या है? एनेमल के बारे में क्या जानेंगे? दांत जो आपका ये व्हाइट जो आपका दांत है ये किस पदार्थ से बना है? इसको कहते हैं एनेमल। एनेमल की दूसरी खासियत क्या है? सबसे हार्डेस्ट, यानी आपके मानव शरीर में आपकी हड्डी जो बोलते हैं ना, बोन से भी ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। इसको क्या कहते हैं? एनेमल, जो कि शरीर का सबसे कठोर अंग है और है एनेमल। इतना याद रखना।
अब बात करते हैं किस पर, इसकी कठोरता। एनेमल कठोर क्यों होता है, किसकी वजह से कठोर होता है? तो एनेमल कठोर होता है अपने फ्लोरीन की वजह से, यानी जो फ्लोरीन आपका जो तत्व होता है इसकी वजह से एनेमल में कठोरता पाई जाती है। तो इसको नोट करना है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक, जिसको हम पश्चवर्णक भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब कृंतक दांत जो होते हैं वो 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। इस तरीके से 8 कृंतक होते हैं। रदनक होता है, रदनक 2 ऊपर रहेंगे, 2 नीचे रहेंगे, 4 हो जाएंगे। अग्रचवर्णक 4 ऊपर 4 नीचे क्या हो जाएंगे? 4 और 4 8 हो जाएंगे। और चवर्णक जो दांत होते हैं वो 6 ऊपर और 6 नीचे रहते हैं। इस तरीके से हमारे चारों प्रकार के क्या दांत हमारे मुख के अंदर जो होते हैं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य के 20 दांत जो होते हैं, मनुष्य के जो शरीर के जो 20 दांत हैं वो जीवन में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। कहते हैं ना कि पहले आप जो छोटे से बच्चे थे तो आपके दांत गिरते होंगे, तो आप उन दांतों को जाके जो चूहे का जो घर रहता है यानी चूहे का जो बिल रहता है उसमें आप डालते थे। तो ये सब हरकतें करते थे बचपन में, सभी लोग मोस्टली करते हैं। तो जो मनुष्य के 20 दांत होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो जीवन में 2 बार निकलते हैं। यानी सबसे पहले जो निकलेंगे 2 बार निकलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है द्विबारदंती। अब ये निकलने की कम से कम 7 साल या 8 साल तक आपके ये दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ये दांत गिर जाते हैं। इसके बाद जो दांत निकलते हैं वो स्थायी रूप से मजबूत होते हैं, वो हमेशा आजीवन वही दांत आपके चलते हैं। अगर उनकी कोई गारंटी नहीं होती, अगर वो दांत आपके टूट गए तो आपको पूरी जिंदगी बिना दांत से निकालनी पड़ती। वो बात अलग है कि अपने जो साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है कि अब आपको किसी भी चीज, अगर आप नेचुरली चीज को खो सकते हैं तो आप आर्टिफिशियल चीज से उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपको नेचुरली ही रहना है। इसलिए कोशिश करना कि हमें नेचुरली रहें। तो इस अपना समझने वाली बात है, मजाक से थोड़ा सा हटके समझने वाली बात है कि जो 20 दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार निकलते हैं, और जो 2 बार निकलते हैं उनको बोलते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती यानी 2 बार दांत निकलना द्विबारदंती कहा जाता है। 12 दांत ऐसे होते हैं जो अग्रचवर्णक व चवर्णक, 8 दांत होते हैं अग्रचवर्णक और 4 दांत होते हैं पश्चवर्णक। टोटल मिलके हो जाते हैं 12 दांत, यानी 8 और 4 ये कितने 12 दांत जो होते हैं वो जीवन में 1 बार ही निकलते हैं, इसीलिए इनको एक बार दंती कहा जाता है। तो अगर ये टर्न आपकी क्लियर हो गई, द्विबारदंती, एक बार दंती, 2 बार निकलेंगे, द्विबारदंती, 1 बार निकलेंगे, एक बार दंती। द्विबार कितने निकलते हैं? 20 यानी 20 दांत निकलते हैं, और जो 1 बार निकलते हैं वो 12 होते हैं। 8 आपके क्या होते हैं? 8 आपके अग्रचवर्णक होते हैं और 4 आपके पश्चवर्णक यानी चवर्णक होते हैं। इनको कहा जाता है एक बार दंती। चवर्णक की जो अंतिम जोड़ी होती है 18 वर्ष की आयु के बाद निकलती है। चवर्णक दांत जो होते हैं ये जोड़ी में निकलते हैं, इनकी जो इनका क्या होता है जोड़ा होता है, अंतिम जोड़ा लास्ट पेयर जो होता है वो 18 इयर्स में निकलता है, इस आयु के बाद निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बुद्धि के दांत कहा जाते हैं। कई लोग कहते होंगे कि बुद्धि के दांत निकला है, अब मैं बुद्धि आ गई, तो दांतों से कुछ नहीं होता, आपको कुछ करना पड़ता है ना। तो इसलिए इनको कहा जाता है 18 साल के बाद, इसलिए कहा जाता है क्योंकि 18 साल के बाद एक ऐसी अवस्था है, किशोरावस्था में आप चल रहे होते हो, तो आपको एक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है। उस वजह से आप अपने निर्णय क्या सही है क्या गलत, आप अपने निर्णय को क्या कर सकते हो, जान सकते हो। उसी लिए इसको क्या कहा जाता है? बुद्धि के दांत कहा जाता है, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब बात करते हैं जिह्वा। जिह्वा आपके मुख में क्या पाई जाती है? जिह्वा भी पाई जाती है। तो जिह्वा एक जीव जो होता है, आपने देखा होगा जीभ तो सबके पास है, ऐसा कोई तो है नहीं जिसके पास जीभ है, जो नहीं हो वो अलग है। लेकिन जीभ एक मांसल एक तो संरचना है, मांसल यानी इस तरीके से एक मांस का टुकड़ा कहा जाता है, मांस का टुकड़ा है, मांसल युक्त क्या है? संरचना है, जो भोजन को निगल ले। भोजन को जब आप खाना खाते हो तो आप अगर आप बात मान के चलो आपके मुख से जीभ हटा दी जाए, आप खाना कैसे करोगे? ठीक है, आप चबाओगे, आपने दांतों के द्वारा आपको चबाया, अब आपको जीभ नहीं होगी तो आप क्या एक ही बार चबा के रह जाओगे ना? उस दांतों को जो उस खाने को मिक्स करना है वो कैसे होगा? तो वो काम करता है कौन? जीभ करती है, इसको कहते हैं जिह्वा, यानी निगलने। अब किसी भी चीज को निगलना, अगर उसको अंदर ले जाना है तो आप क्या ऐसे ऊपर मुंह करके अंदर ले जाओगे? नहीं, आपको जीभ ही काम करती है, तो उसको अंदर तक ले जाने निगलने का काम करती है। दूसरा बोलना, बोलते ना जुबान। आप कई सारी मूवी सीरियल में आपने देखा होगा, आप जुबान काट दी जाएगी। जुबान क्यों काटी जाती थी? क्योंकि जुबान इसलिए काटी जाती थी कि आप कभी बोल ना सके। तो बोलने का काम कौन करता है? जुबान करता है, यानी जीभ करती है।
अब तीसरा काम इसका क्या है, भोजन को लार में क्या करना, मिलाना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, अगर ये लार आपके भोजन में नहीं मिलेगी तो आपका जो डाइजेशन है वो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो आपको पता है, कोई बच्चा भी बता देगा कि आपको निगलना है, बोलना है, लेकिन भोजन को क्या करना, लार में मिलाना, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। किसका, जीभ का काम होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो जीभ होती है हमारी, जीभ में 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता है आपकी जो जीभ होती है इसमें 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक होता है अग्रभाग, दूसरा होता है पार्श्वभाग, तीसरा होता है पश्चभाग। ये होता है अग्रभाग, ये दोनों होते हैं पार्श्वभाग, ये होता है पश्चभाग। अग्रभाग से आप किसी, यानी आपने कोई चीज मीठी चीज खाई, आप कैसे पता लगाओगे ये चीज मीठी है, जीभ के द्वारा पता लगता है। आप कैसे बताओगे ये चीज नमकीन है, तो आपको जीभ के द्वारा पता लगेगा। आप कैसे पता लगाओगे ये चीज खट्टी है, या अगर आप कैसे पता लगाओगे कि ये चीज जो है वो कड़वी है, तो ये जो चीज पता चलती है वो आपके जीभ के अनेक हिस्से के द्वारा पता चलती है। यानी जो अग्रभाग है, ये आगे वाला भाग है, इसमें क्या आपको मीठा और नमकीन आपको क्या पता चलता है कि चीज मीठी या फिर नमकीन है। बात करते हैं पार्श्वभाग, पार्श्वभाग यानी पार्श्व यानी बगल वाले जो भाग होते हैं, इससे आप खट्टापन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आपने कई लोगों ने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, जैसे ही आप किसी खट्टी चीज को खाना स्टार्ट करते हैं तो आपके बगल साइड से अचानक से कोई रस निकलना स्टार्ट कर देता है, या फिर अचानक से जो आपके जीभ के जो बगल वाला हिस्सा यानी पार्श्व वाला एरिया है वो क्या करता है, अचानक से कुछ उसमें क्या एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमें क्या करता है, एक एक्साइटेड कर देता है किसी चीज को, खट्टी चीज को खाने में। तो ये जो पार्श्वभाग होता है वो कौन सा चेक करता है, खट्टापन ये पता लगाता है। पश्च भाग यानी पश्च मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये आपकी कड़वी चीज को पता है। कोई भी चीज कड़वी अगर होगी तो आप इसको आप सामने टच करके नहीं बता सकते कड़वी है, जब तक कि उस जीभ को आप पश्च हिस्से तक यानी अपने जीभ के पिछले हिस्से तक ना ले जाए तब तक आप उसको पता नहीं कर सकते कि चीज कड़वी है या फिर मीठी है। तो ये जो कड़वा हिस्सा होता है वो कौन पता करता है, पश्चभाग, और जो खट्टा हिस्सा होता है वो कौन पता करता है, पार्श्वभाग, और जो मीठा है नमकीन पता करता है अग्रभाग। तो आपको समझ आ गया होगा जीभ का काम क्या है, भोजन को लार में मिलाना, बोलना, निगलना, और इसके बाद जीभ के भाग क्या है, अग्रभाग, पार्श्वभाग, पश्चभाग। अग्रभाग से क्या निकल, अग्रभाग से आप मीठा या नमकीन पता कर सकते हैं, पार्श्वभाग से आप खट्टापन पता कर सकते हैं, और पश्चभाग से आप कड़वाहट पता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आमाशय। आमाशय आपने सभी के पास होगा, आमाशय को जानते भी होंगे, जिसको इंग्लिश में स्टमक भी कहा जाता है। स्टमक यानी पेट, यानी आपका जो सिंपली जो नॉर्मली बोलचाल में हम लोग उसको पेट बोलते हैं, ये कहलाता है आपका स्टमक। ये आहार नाल जो का, आहार नाल का क्या है, प्रमुख अंग है, और जो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन करता है। यानी आपका आमाशय एक ऐसा ग्लैंड से ग्रंथि है और जिसमें आपका क्या होता है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। यानी आपने जो प्रोटीन कंज्यूम किया है भोज्य पदार्थ के थ्रू, उसका पाचन सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। क्यों होता है, उसका रीजन सुन लीजिए। क्योंकि यहाँ प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम जो कि पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको नोट कर लेना कि कौन कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन नाम के दो ऐसे एंजाइम हैं जो आपके क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो प्रोटीन अब क्यों होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन आपके आमाशय यानी पेट में ही क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एंजाइम होते हैं कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रंथ और जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी, इसको कहते हैं जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। प्रोटीन का पाचन इस तरीके से होगा, जैसे ये आपका प्रोटीन पहुंच गया स्टमक में, उसमें पेप्सिन नामक जो एंजाइम रहेगा वो इसमें मिक्स करके इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद इसको अब क्या कर देगा, इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देगा, जो कि बनेगा पॉलीपेप्टाइड, और ये पेप्टोन्स जो कि आपको एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपका एक जो प्रोटीन होता है कैसाइन, कैसीन नाम का जो प्रोटीन होता है इसको कौन डाइजेस्ट करता है, रेनिन नाम का एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है। और किस चीज में किस कंपोनेंट में डिवाइड करता है, कैल्शियम पैरा कैशिनेट, यानी जो कैशिन आपका एंजाइम है, कैसिन आपका प्रोटीन का नाम है, और रेनिन एंजाइम मिलकर कैल्शियम पैरा कैशिनेट बना देता है, जो कि कैसीन जो आपका एंजाइम है, प्रोटीन है सॉरी,
प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है, मिल्क में, और ये किसको कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है आपको कर्ड में यानी दही में। और दही में कौन सा आपका प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट, और ये जो किससे बनता है, कैसीन को रेनिन के साथ मिक्स करने पर ये बनता है। आपने देखा होगा कहीं भी आप दूध पीते हो और दूध आपका जैसे ही आपका अंदर जाता है तो दूध नहीं रहता है, दूध क्या हो जाता है, पेप्सिन रेनिन नाम के एंजाइम से मिलकर उसको क्या बना लेता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट बना लेता है, जो कि दही के फॉर्म में आ जाता है। अब बात करते हैं छोटी आंत। तो आमाशय यानी हमारे पेट के बाद अब भोजन कहाँ जाता है, अब भोजन जाता है आपकी छोटी आंत में। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत की ग्रहणी में होता है, यानी आपका जो छोटी आंत होती है इसका सर्वाधिक पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। यहाँ क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज बिल्कुल ध्यान से आप लोग लिख लेना। यहाँ पर अग्न्याशय और पित्त रस पाए जाते हैं। छोटी आंत में कौन सा रस पाया जाता है, अग्न्याशय और पित्त रस पाया जाता है। इनका काम क्या है, अग्न्याशयी रस में भोजन को पचाने व समस्त एंजाइम जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज आदि पाए जाते हैं। यानी आपका जो अग्न्याशय रस होता है भोजन को पचाने में मदद करता है, पित्त रस भी भोजन को पचाने में मदद करता है, और यहाँ से अग्न्याशयी जो रस होता है भोजन को पचाने व समस्त एंजाइम जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत। आपने खाना स्टार्ट किया, आपने मुख से डाला, मुख से आपने खाना किया तो आपके जो लार होती है, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, और वो जो एंजाइम होते हैं वो आपके भोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये आपके जाते हैं स्टमक में। स्टमक में आपका क्या होगा, स्टमक में जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन का क्या करते हैं, यानी आपके भोज्य पदार्थ को विखंडित कर देते हैं, कई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से प्रोटीन यानी आपके जो आपने फैट्स वगैरह, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये आप विटामिन वगैरह ये जो करते हैं इनका क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद ये जो स्टमक होता है ये इसके बाद जो हमारा भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। यहाँ से आपको क्या चाहिए, प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से आपका कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से आपका फैट एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से आपका जितने भी आपके जो जरूरी यूजुअल कंपाउंड्स हैं, जो आपके अलग अलग शरीर के भागों को जिनकी जरूरत है, आवश्यकता है, वो सभी क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो छोटी आंत के द्वारा होता है। और यहाँ पर जो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, अग्न्याशय और पित्त रस पाया जाता है, इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो एमाइलेज जो क्या होता है, एंजाइम होता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। तो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट का पाचन करता है। तो ये फैट का पाचन करता है, और ये ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो एमाइलेज है वो आपका स्टार्च जो होता है स्टार्च का पाचन करता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपके लाइक से कुछ नहीं होता, आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो आपके पास पहुंची है और वीडियो आपको पसंद आई है। और हमारी जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं बिहाइंड द सीन, आपको बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि संसाधनों की कमी है, इसकी वजह से मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ती है। तो इतने छोटे एक बोर्ड पे आपको बहुत सारी चीजें और उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। आप ही का परिवार है, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए और अपने चैनल्स को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और ये प्रॉमिस आपका यहाँ से आपको करते हैं कि आप KVS का एग्जाम दीजिए, आप सुपर टेट का एग्जाम दीजिए। साइंस आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगी। एक एक कॉन्सेप्ट हमने साइंस का यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आपका काम बनता है कि आपको भी चैनल को एक आपको मैकेनिकल सपोर्ट देना है और आपको एक इमोशनल सपोर्ट देना है, ताकि हम लोग जो अपने काम करना जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहे और आपको इसी तरह की प्रोवाइड बेस्ट कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे, ताकि आप अपने एग्जाम में आपने जो सपना देखा है उसको आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति, आप लोग रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।